हो जाता है, मुझे लगता है कि हर तरीके से ये जान लेना कि क्या नई चुनौतियां आ रही हैं, कितने प्रयास सफल हो रहे हैं, क्या दावे वादे जो किए जाते हैं क्या वो धरातल पर लगातार हम उन्हें सफल होता हुआ, उन्हें साकार होता हुआ देख भी पा रहे हैं। हमारे साथ राजेश गुप्ता जी भी हैं, दोनों से मैं चर्चा करूंगी, लेकिन शुरुआत में अजहर जी आप ही के साथ कर लेती हूँ, क्योंकि आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायसेन जनसेवा के डायरेक्टर भी हैं। जब आप बतौर डॉक्टर आप अपने क्लिनिक पर या हॉस्पिटल्स में होते होंगे, कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जो आपको लगता है कि आपके सामने सबसे ज़्यादा आती हैं, और कब आपको ऐसा लगता है कि शायद अब ये नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक उम्मीद भरी नज़रों से लोग आपको देखते हैं? देखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं नॉन मेडिक हूँ, मैं हॉस्पिटल रन करता हूँ। हाँ। हॉस्पिटल एक एज ए नॉन मेडिक के तौर पे मैंने हॉस्पिटल शुरू किया था, और मैं पेशेंट और डॉक्टर के बीच की कड़ी होते हैं। हाँ, हॉस्पिटल ये भी काफी महत्वपूर्ण है। हॉस्पिटल और जो स्वास्थ्य सेवा है वो एक टीम का काम है। एक बहुत बड़ी टीम होती है जिसमें अलग अलग तरह के, जैसे डॉक्टर हैं, अकाउंट्स हैं, नर्सेज हैं, या और निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं, तो उन सबके एक जोड़ कर एक हॉस्पिटल रन करना, एक स्वास्थ्य सेवाएं देने का प्रयास करना। उस प्रयास को शुरू किया था एक छोटी यूनिट के रूप में, और अब धीरे धीरे उसको प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। स्वास्थ्य सेवाएं आम लोगों को मिलने की जहाँ तक बात है, प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने इस मामले में आयुष्मान योजना जो है वो उसका काफ़ी लाभ मिला है, और इस योजना से काफ़ी जो गरीब तबका है और जो निचले स्तर के जो लोग हैं, जो एक किसी बड़े हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा पाते थे, या जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और जहाँ पे कई दिन की वेटिंग होती है, तो उनको सुविधा देने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल को भी आयुष्मान से एम्पेनल किया गया है। तो आयुष्मान योजना का काफ़ी लाभ आम लोगों को मिल रहा है, और हमारी कोशिश एज ए डायरेक्टर ये होती है कि जो डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स है उनके लिए जो सुविधाएं मिलना चाहिए, उनको जो माहौल मिलना चाहिए, व्यवस्थाएं मिलना चाहिए, उनकी पूर्ति की जाए। और जो पेशेंट है, पेशेंट के लिए जो उपचार जिस तरह का होना चाहिए, एक अच्छे लेवल का उसको नर्सिंग स्टाफ मिले और मैनेजमेंट मिले, और एक हॉस्पिटल का जो माहौल होता है वो अच्छा मिले, और अच्छे डॉक्टरों की ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि छोटे शहर में डॉक्टरों की उपलब्धता कम होती है, तो एक सुपर स्पेशलिटी जो डॉक्टर होते हैं वो नहीं जाना चाहते। तो ये सबको मैनेज करने के लिए जो एक चीज़ होती है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के तौर पे और डायरेक्टर के तौर पे हम प्रयास करते हैं, और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को छोटे शहरों में भी बड़े शहरों में जैसी स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकें। बिल्कुल। राजेश जी का मैं रुक कर लेती हूँ। राजेश जी, क्योंकि हम लगातार उन चुनौतियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, और लिहाजा आज बड़ा दिन भी है क्योंकि हम उन तमाम डॉक्टर्स को आज सम्मानित भी कर रहे हैं। आपके काम के दौरान कौन सी बड़ी चुनौतियाँ आती हैं, और ज़रा ये भी बताइएगा कि किस तरीके से क्या वाकई में निजी अस्पतालों या फिर निजी जो अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टर्स हैं उन पर विश्वास और उन पर ट्रस्ट डेवलप हो पाया है लोगों का? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं CMH हूँ आगरमालवा में, और दूसरा कि क्योंकि मैं फील्ड से जुड़ा हूँ और गवर्नमेंट में हूँ, डेफिनेटली जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने बात की थी कि कोविड वैक्सीनेशन की बात हुई थी या कोविड महामारी की बात हुई थी, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट डॉक्टर्स पे काफ़ी भरोसा, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अगर बात कहूँ तो लोगों का काफ़ी विश्वास हुआ है, क्योंकि ऐसा कुछ कर दिखाया है। बिना मतलब कम संसाधनों में जो कोविड महामारी से जो डॉक्टर्स ने काम किया है, प्राइवेट डॉक्टर्स भी थे उसमें, वो लाजमी है और काफ़ी चुनौती भरा था। निश्चित तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो HR की बहुत कमी होती है, मतलब काफ़ी पोस्टिंग खाली होती है, चाहे डॉक्टर्स की हो या पैरामेडिकल स्टाफ की हो। लेकिन हाँ, फिर भी क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इतना अपग्रेडेशन हो चुका है, अगर आप देखें कि गांव-गांव में CHO की पोस्टिंग हो चुकी है, ANM वगैरह तो थी, जैसे पूर्व वक्ता ने बताया था कि आशा कार्यकर्ता भी हर गांव में होती है। 1000 की पॉपुलेशन पे एक आशा कार्यकर्ता होती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है। उसमें ही अब एक उप स्वास्थ्य केंद्र में गवर्नमेंट ने CHO की पोस्टिंग की, कम्युनिटी हेल्थ मोबिलाइजर की, और उनके लिए जितने उप स्वास्थ्य केंद्र थे आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है, कुछ कंस्ट्रक्टेड हो चुके हैं, कुछ का इनॉग्रेशन हो चुका है। इवन उनका रेसिडेंस भी उसमें है, और काफ़ी मल्टी स्पेशलिटी एक मिनी हॉस्पिटल गांव में खुल गया, तो लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलती है, लोग रहते भी हैं वहाँ पर, तो काफ़ी सुविधाएं हैं। तो गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी सुविधाएं, और दूसरा कि खोलने के बाद में
उनमें क्या सुविधाएं हैं, क्या रिपोर्टिंग प्रपत्र है, इसलिए नेशनल लेवल से उनका सर्वे होता है। तो इनक्वास बोलते हैं उसको, तो उनका सर्वे होता है, तो काफ़ी बढ़िया सुविधाएं। अच्छा, आयुष्मान भारत योजना, इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि क्या सरकार के द्वारा, क्योंकि आप सरकार में काम भी कर रहे हैं लगातार और सरकारी CMHO भी हैं, तो ऐसे में क्या लगातार इस योजना का लाभ वाकई में लोगों तक पहुंच रहा है? बहुत ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं क्योंकि आगरमालवा एक छोटी सी जगह है, मतलब डिस्ट्रिक्ट छोटा सा है, 4 ब्लॉक है इसमें। अगर मैं पिछले साल की अभी तक की बात करूं तो 64 करोड़ रुपए का हम लोग लाभ दे चुके हैं। तो काफ़ी फ़ायदा है जो ऐसे तकते जो काम जो अपना इलाज मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स में नहीं करवा सकते हैं, कई लोगों की जान बची है। और अभी कुछ पूर्व आपने सुना होगा कि एयर एम्बुलेंस की भी सुविधाएं हुई हैं, तो काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सुविधाएं मिल रही है, लोगों को लाभ भी मिल रहा है उसमें। ठीक है, और मैं अजहर जी का रुख कर लेती हूँ। अजहर जी, क्योंकि वन स्टेट वन हेल्थ के लेकर लगातार जो मध्य प्रदेश है वो काम कर रहा है, कितना साकार होता हुआ, कितना सफल होता हुआ ये मंत्र और ये मिशन नज़र आ रहा है? बिल्कुल, हेल्थ के बारे में हमेशा से ऐसे मंच की रिक्वायरमेंट रहती है, और सरकार का भी सरकार और पब्लिक समाज का भी एक वो रहता है कि एक अपेक्षा रहती है कि इस पर चर्चा हो। अक्सर आमतौर पर देखा जाता है कि हेल्थ के बारे में ना तो हेल्थ में मीडिया में कोई लगातार कोई प्रोग्राम होता है हेल्थ के बारे में, और ऐसे प्रोग्राम भी कम आयोजित होते हैं जिससे लोगों को हेल्थ के बारे में। हालांकि इंडिया न्यूज़ लगातार इस तरह के कार्यक्रम अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। इंडिया न्यूज़ का ये जो प्रयास है बहुत सराहनीय है, क्योंकि हेल्थ को लोगों ने, हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आम जनजीवन से डेली का जुड़ा हुआ है, लेकिन हेल्थ के बारे में ना तो मीडिया में कवरेज होता है ना हेल्थ के बारे में बात होती है। जहाँ तक सर ने भी बात करी, आयुष्मान योजना का काफ़ी लाभ मिल रहा है। एक बात मैं प्राइवेट हॉस्पिटल डायरेक्टर के तौर पे ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे इंडस्ट्रीज़ लेवल पे सरकार ने जो किया है, सिंगल विंडो परमिशन जो होती है, सर्टिफिकेशन और लाइसेंसिंग जो होती है, उसमें हॉस्पिटल जो संचालक होते हैं और डायरेक्टर वगैरह जो होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, उनको कई सारे विभागों की, कई सारे डिपार्टमेंट्स की अलग अलग परमिशन लेना पड़ती है। उसमें कई सारा समय ज़ाया होता है, और उसमें कई सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसमें काफ़ी वक्त लगता है। तो मेरी अपेक्षा है कि सरकार इस ओर ध्यान दे कि जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में सिंगल विंडो सारी परमिशन कराता है, सरकार इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देती है, तो ये भी एक इंडस्ट्रीज़ को मान के एक सिंगल विंडो अगर इसमें विचार कर सकती है कि एक सिंगल विंडो से लाइसेंसिंग और परमिशन जो भी है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी उसके नियम है, उसको तो सभी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी जगह जगह अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जाना पड़ता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी, इवन गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की भी परमिशन कई बार ऐसी होती है कि उन्हें नगर पालिका से, पॉल्यूशन कंट्रोल से या बायोमेडिकल से लेना पड़ता है। तो एक सिंगल विंडो की अगर व्यवस्था ऐसी हो सरकार के लेवल से कि हॉस्पिटल को अच्छे से स्मूथली वो रन कर सकें और उसकी परमिशन कर सकें, और लोगों को भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लोग भी ज़्यादातर इसीलिए स्विच कर जाते हैं कि तमाम उन्हें पहलुओं से गुजरना पड़ेगा, उन्हें तमाम दिक्कतों से और पड़ाव दर पड़ाव उन्हें गुजरना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जैसे कि आपका सुझाव भी है और लिहाजा इसको लेकर काम भी होना चाहिए। हमारे साथ इस पैनल में निशी अग्रवाल जी भी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और चूँकि आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं और लिहाजा हम जब महिलाओं के उन रोगों की बात करते हैं, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि अब तो फिर भी खुलकर बातें होने लग गई हैं महिलाओं के रोगों को लेकर, लेकिन अब से पहले जब तक ये बातें नहीं हुआ करती थी या फिर हम उनको खुलकर इतना ज़्यादा अपने अंदर क्या चल रहा है वो नहीं बयां कर पाते थे। उस दौर को भी आपने देखा होगा। अब जब आप ओपन होकर बातें कर पा रहे हैं, इसको भी आपने देखा होगा। कितना ड्रास्टिक चेंज और कितना बदलाव आप महसूस करती हैं? हाँ, काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आया है इस चीज़ को लेकर। एक्चुअली जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी की हम बात करें तो वो काफ़ी कम हो गई है, चाइल्ड मोर्टेलिटी काफ़ी कम हो गई है। जैसे कि पहले लोग होम डिलीवरीज ज़्यादा करवाते थे, अब लोग हॉस्पिटल तक पहुंच रहे हैं। अगर वो हॉस्पिटल तक पहुंच रहे हैं तो मैटरनल मोर्टेलिटी की काफ़ी कम हो गई है। तो उससे जो बेबीज़ जितने भी हो रहे हैं, बेबीज़ भी काफ़ी सही हो रहे हैं। अगर उनको तुरंत आपको चाहिए तो हमारे यहाँ पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट भी तुरंत अवेलेबल हो जाता है। तो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग भी चाइल्ड मोर्टेलिटी भी कम हो गई है। तो यानी कि लोग जागरूक हो रहे हैं और वो एक अच्छे के लिए जागरूक हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अब अगर हम ओपन माइंडेड होकर इस बारे में बात कर सकते हैं, किसी भी बारे में बात कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सकारात्मकता की तरफ भी समाज को लेकर जा रहा है।
आपके प्रोफेशन में किस तरह की चुनौतियां आती हैं? क्योंकि बतौर गायनोकोलॉजिस्ट मुझे लगता है कि काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं होती होंगी जो शायद बहुत झिझक कर अपनी बातें आप तक रखती होंगी, या काफ़ी देर हो चुकी होती होगी फिर आती होंगी आपके पास। हाँ तो जी, बिल्कुल। ऐसे कितने चैलेंजेस आते हैं? काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि अगर कोई वुमेन आई है हमारे पास, ऑलरेडी शी डोंट नो कि उसका क्या टाइम रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर अभी जैसे देखा जाए तो प्रीटर्म डिलीवरीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उनको अपना एक्सुअल कब 9 मंथ कंप्लीट हो रहे हैं, एक्चुअल उनका बेबी कब डिलीवर होना चाहिए उनको नहीं पता होता है। तो मेन तो ये चुनौतियाँ आ रही है, जो बहुत मिडिल क्लास एकदम लो क्लास या फिर गाँव से जो हमारे रेफ़र होकर जितनी भी वुमेन्स आ रही है, उनके कारण ये सारी इश्यूज़ हो रही हैं। या फिर एकदम एजेड लेडीज़ की हम बात करें कि अगर किसी का मेनोपॉज नहीं हुआ है, स्टिल वो लोग नहीं हम तक पहुंच पा रहे, ये बोलने की नहीं हो रहा है, फिर जब देखा जाए तो उसके कारण कैंसर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये सब फेसेस हो। अच्छा, आपको क्या लगता है निशी जी कि क्या वजह क्या है इस बदलाव की? क्या जो हम विज्ञापन देखते हैं वो सरकारों के प्रयास हैं, या फिर लोग अपने आप में जागरूक हो रहे हैं, इस बारे में पढ़ लिख रहे हैं? कुछ तो लोग पढ़ लिख रहे हैं, ये भी बात है, और सरकार के प्रयास भी काफ़ी काम आ रहे हैं इस चीज़ में कि जैसे पहले हम देखें तो गांव तक ये नहीं पहुंचा था। आज तक गांव में पीएचसी, सीएचसी, जैसे आंगनवाड़ी सुविधा जो है, एएनएम की जो सुविधा है, ये काफ़ी ज़्यादा गांव तक पहुंच रही है। अगर हम बोले जाए तो इसका 100% तो नहीं है, बट हाँ 50% आप बोल सकते हैं कि जो आंगनवाड़ी के कारण और जितने भी सरकार अपने प्रयास कर रही है घर से घर पहुँचाने के लिए, तो हाँ काफ़ी उसी के कारण है कि हमारे पास हायर सेंटर्स पे वो गांव वाले लोग पहुंच पा रहे हैं। एम्बुलेंस सुविधा जो देख रहे हैं हम, पीएचसी सीएचसी जो है वो एम्बुलेंस सुविधा अपनी पहुंचा रही है कि हमारे पास रेफर्ड केस आते हैं फ्रॉम पीएचसी सीएचसी, तो हाँ वो लोग हमारे पास उसी वजह से पहुंच पा रहे हैं। अच्छा, हेल्पलाइन नंबर भी बहुत यूजफुल होता होगा। काफ़ी, हाँ ये जो गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया ये तो काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है कि लोग गांव में भी 108 पे कॉल करके एम्बुलेंस घर बुलाते हैं, देन वो हमारे पास डायरेक्ट आ पा रहा है। ठीक है, अजहर जी का मैं रुक कर लेती हूँ। अजहर जी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि काफ़ी चुनौतियाँ रहती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, और कई जगह पर अस्पतालों में या फिर हॉस्पिटल्स में भी इस तरह की शिकायतें होती हैं कि डॉक्टर्स पर्याप्त नहीं हैं। चूँकि आपने शुरुआती तौर पर ये चर्चा की बताया था कि आप उस बीच की कड़ी हैं जो डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में किस तरीके से समन्वय होना चाहिए, उस पर आप काम करते हैं। तो कहीं पर अगर व्यवस्थाएं नहीं हैं, कहीं पर अगर आपको लगता है कि उतनी कैपेसिटी नहीं है, या फिर उतनी संख्या बल जितना होना चाहिए डॉक्टर्स का उतना नहीं है, तो ऐसे में क्या मैनेजमेंट है, किस तरीके से मैनेज करते हैं, और आने वाले कितने समय पर ये शिकायतें दूर हो सकती हैं? सरकार के लेवल से तो काफ़ी प्रयास हुए हैं। आशा कार्यकर्ताएं गांव-गांव में पोस्टेड हैं जो लगातार सेवाएं दे रही हैं, और उनकी जिम्मेदारी भी रहती है कि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल तक पेशेंट्स को लाती भी हैं, उनके साथ भी आती हैं। इसके अलावा 108 जो एम्बुलेंस की सेवा है वो भी गांव-गांव तक जुड़ी हुई है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक भी लाते हैं। ये सरकार का प्रयास तो है, लेकिन एक बात जो मैं एज ए पब्लिक बताना चाहूँगा, पब्लिक जो आम पेशेंट हैं या जो आम नागरिक हैं, उनका भरोसा जगाना पड़ेगा सरकारी व्यवस्थाओं पे, उनका भरोसा जगाना पड़ेगा सरकारी डॉक्टरों के प्रति जो अक्सर हायर सेंटर की ओर तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी अगर वो भरोसा अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है, तो लूप होल कहाँ पर है, कहाँ पर कमी है? देखिए, सरकार ने प्रयास कर दिए, सरकार ने पोस्टिंग कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट की कमी होती है किसी भी लेवल पे, या वो आशा कार्यकर्ताओं के लेवल पे हो, डॉक्टर्स के लेवल पे हो, या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के लेवल पे हो। एक कमिटमेंट की जो कमी होती है उससे विश्वास पूरी तरह नहीं जाग पा रहा है। इसने सरकार ने जो पिछले दिनों में, जो पिछले सालों में जो आयुष्मान योजना जो प्राइवेट हॉस्पिटल में लागू की है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी एक सरकारी तौर पे ही काम कर रहे हैं, सरकारी यूनिट के तौर पे जब वो आयुष्मान की सेवाएं दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं कई जगह पे। और मैं देखता हूँ कि ऐसे पेशेंट, ऐसे ग्रामीण अंचल के ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके पास ओपीडी देने के भी पैसे नहीं होते। इस योजना के सहारे उनके काफ़ी बड़े बड़े ऑपरेशन निःशुल्क हो रहे हैं, फ्री में हो रहे हैं, उनको काफ़ी सेवाओं का लाभ भी मिल रहा है। सरकारी हॉस्पिटल की एक अपनी सीमाएँ होती हैं, पूरे लोग अगर वहाँ चले जाएंगे तो उनके पास भी, सरकार के पास भी एक सीमित संख्या में डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी अभी उतनी नहीं है सरकार के पास, तो सरकार जितनी देती है उतना वो कर पाते हैं। इसलिए सरकार की, मुझे लगता है सरकार ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल की जो सुविधाएं दे रही है, निःशुल्क इलाज की सुविधाएं दे रही है, तो उसका भी लाभ कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के अनुरूप मिल रहा है। खोलने चाहिए, मुझे लगता है कि नर्सिंग स्टाफ को बढ़ाना चाहिए। और
बिल्कुल, डॉक्टरों की तो अभी वैसे भी हर जगह ही कमी है। नर्सिंग, पैरामेडिकल जो हैं, एक बात पिछले कुछ समय एक बात ये आई थी कि जो MCI है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उनकी तरफ एक सुझाव गया था कि ये जो MBBS का जो कोर्स है 6 साल का, इसको एक हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे तत्कालीन डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी, उन्होंने एक बार MCI को एक सुझाव भेजा था कि ये थोड़े शॉर्ट टर्म कोर्स MBBS से छोटे 2-3 साल के इस तरह के कुछ डिज़ाइन किए जाएँ जो एक प्राइमरी सेवा दे सकें वहाँ गवर्नमेंट के जो ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल हैं या सिविल हॉस्पिटल हैं, और उसको रेफ़र कर सके। तो एक छोटे शॉर्ट टर्म कोर्स की उन्होंने एक बात बढ़ाई थी आगे, हालांकि उस पर बात कोई काम नहीं हुआ। एक 2-3 साल के ऐसे शॉर्ट टर्म मेडिसिन के कोर्स MCI से उन्होंने मांग की थी, यहाँ से गवर्नमेंट से प्रपोजल भी भेजा था, जिससे कि जो MBBS है वो तो फुल टाइम UG कोर्स है, ऐसे छोटे कोर्स के लिए उन्होंने भेजा था, जिससे कि जो डॉक्टरों की कमी है उसको किसी हद तक पूरा किया जा सके और ग्रामीण अंचलों में और छोटे शहरों में इस स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इनकी मदद ली जा सके। अच्छा राजेश जी, क्या आपको अब भी लगता है कि जिस तरीके से अजहर जी जिक्र भी कर रहे हैं कि अभी भी ज़रूरत है, कुछ अव्यवस्थित है तो उसे व्यवस्थित करने की ज़रूरत है? अभी भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, अचल है, ग्रामीण अचल है, जहाँ पर सुविधाएं पहुँची ही नहीं हैं। तो क्या अभी भी ज़रूरत है? कहीं पर खामियां हैं, कहीं पर लैक है, और अगर है तो उसकी वजह क्या है? देखिए, मैं एग्जांपल देके आपसे बात करूंगा। हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान प्रारंभ हुआ था, उसके पहले की क्या पोजीशन थी? हम कार में से भी फेंक देते थे चीज़ें, लेकिन अब जब व्यवहार परिवर्तन हुआ 2-3 साल के बाद, हम फेंकने से पहले सोचते हैं कि हम फेंकेंगे नहीं। हमारे बच्चे जो छोटे हैं वो पॉलीथीन में रखते हैं, उसको रखते हैं, तो व्यवहार परिवर्तन होता है। जैसे इन्हें अभी जो बात हुई है, इसमें भी मैंने पहले ही बताया था कि काफ़ी अपग्रेडेशन हुआ है, और जैसे मैम ने बताया था, निधि मैम ने, कि MMR कम हुआ, CDR कम हुआ, तो ऐसे नहीं होता है। पुराने ज़माने में 12 बच्चे पैदा होते थे, ये सोच के होते थे कि इसमें शायद हो सकता है कि 2 या 3 बच्चे, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएँ है, काउंसलिंग है, हाइजीनिक कंडीशन है और हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन है, ये सब होते होते आज इस पोजीशन पे आए कि हम 2 बच्चे की बात करते हैं या 1 बच्चे की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, हो तो रहा है। अगर आप MMR की बात करेंगे कि पहले बहुत ज़्यादा होती थी, तो क्योंकि उसका ट्रैकिंग हो रहा है, उसका ऑडिट हम लोग करते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग सभी दूर करते हैं, तो उसका अब जब पेशेंट को हम रिफ़र करते हैं मदर को, तो उसका ट्रैकिंग करते हैं, उसका 108 है, जननी सुरक्षा है, तो डेफिनेटली चेंज तो हुआ है, बहुत हुआ है, होगा, डेफिनेटली होगा उसमें, लेकिन थोड़ा बहुत तो रहता ही है। अच्छा, ये जैसे कि अभी निशी जी भी जिक्र कर रहे थे कि एम्बुलेंस का एक बहुत लाभ मिल रहा है, जहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुँचती थी वहाँ तक एम्बुलेंस पहुँच रही है, हेल्पलाइन नंबर तक का जो सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, आपको लगता है कि वाकई में इनका लाभ पहुँच रहा है ग्रामीण क्षेत्रों तक? बहुत ज़्यादा। अभी मैडम ने बताया है कि जो ये डेथ हुई है ना, टाइमली एम्बुलेंस 108 और जननी सुरक्षा दोनों है, जननी सुरक्षा योजना में भी हम एक एम्बुलेंस चलाते हैं, तो टाइमली रिफ़र किया जाना या पार्टोग्राम भी एक कॉन्सेप्ट एक था हमारे यहाँ चालू, पहले नहीं था, शुरू किया है लोगों ने, ANM ने। तो टाइमली अगर रिफ़र कर दिया जाए, उस पार्टोग्राम भरने के बाद एक कंडीशन पता लग जाती है हमें कि इसका डिलीवरी हाई रिस्क में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो टाइमली हम उसको, और जैसे कि हाई रिस्क डिलीवरी है, आज हमारी ANM और आशा कार्यकर्ता, ANM तो ठीक है, हमें एक आशा कार्यकर्ताओं से भी अगर आप पूछे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी किसकी है, तो बता देगी कि ये लिस्ट है। तो ये पहले से ही हमें आभास हो जाता है कि इसकी डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम उसको पहले से रिफ़र कर देते हैं। तो जो MMR होना कम होने का जो रीज़न है, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ट्रांसपोर्टेशन बड़ा इजी हो गया, हमारा कम्युनिकेशन इजी हो गया, व्हाट्सएप हो गया है, मोबाइल हो गया, तो फ़ोन पे डेफिनेटली फायदा। अच्छा निशी जी, क्योंकि आप गायनिक हैं और ऐसे में बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने, कुछ ऐसे स्त्री रोग या फिर महिलाओं से संबंधित रोग भी आते होंगे जो शायद आपको खुद को स्टडी करने पड़ते हो या फिर आपको खुद को उनके बारे में पहले शोध करना पड़ता हो। ऐसे समय पर क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं, और साथ ही ये भी कि क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके, ताकि वो बेझिझक और खुलकर कोई भी समस्या है अगर उनको महसूस हो रही है, अगर उनको लगता है कि वो किसी रोग से पीड़ित हो रही हैं या फिर कोई ऐसी समस्या है जिसमें कई बार महिलाएं जो होती हैं वो झिझक जाती है कि क्या ये क्या सोचेंगे सामने वाले, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये ज़्यादा होता है, इसको लेकर क्या कैंप लगाए जाते हैं, क्या जागरूकता फैलाने का काम आप लोग करते हैं? इस बारे में कुछ प्लानिंग है, आगे क्या रोड मैप है,
कुछ इस बारे में? हाँ जी, कैंप लगाए जाते हैं हमारे साइड से। जैसे हम लोग तो जैसे पीजी सेक्टर में काम करते हैं, तो हम लोग के पास तो उतना सही में समय नहीं होता। जैसे वो बोल रहे हैं कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, तो उसी के लिए जो कैंप लगाए जाते हैं वो एज एन मतलब मेडिकल कॉलेज, जैसे यहाँ से जो यूजी बच्चे होते हैं वो लोग जाते हैं, उनको जागरूक करने वो लोग जाते हैं। जो गवर्नमेंट द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, जो आशा कार्यकर्ता जैसे आप बोल रहे हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आप बोल रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है उसके लिए। तो जैसे एज एन डॉक्टर बहुत रेयर हो पाता है कि आप भोपाल से उठ के आप किसी छोटे शहर में जाके ट्रेनिंग दे पाए, क्योंकि यहाँ पर वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि उतना समय नहीं मिलता कि आप जाके वहाँ पे ट्रेनिंग दे पाए। बट वो चीज़ गवर्नमेंट मतलब फुलफिल कर रही है कहीं ना कहीं कि वो जो छोटे जगह पे जैसे एज एन CHC, सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो लोग होते हैं, फिर वो लोग कैंप लगाते हैं, फिर वो लोग वहाँ जाके ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो हाँ, उसके कारण होता है कि वहाँ से हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हाँ वो उसके द्वारा जागरूक हो रहे हैं और उसका काफी अच्छा, फायदा मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ सेक्टर में या हेल्थ फैसिलिटीज़ को पहुंचाने में समय पर? काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। मतलब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो ये तो फिर दिक्कत वाली बात होगी ना। तो अच्छा, ठीक है। अजहर जी का मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। अजहर जी, क्योंकि ऑर्थो के क्षेत्र में आप काम करते हैं, बोन्स या फिर जॉइंट्स के क्षेत्र में आप काम करते हैं, और ऐसा है कि सर्जरीज भी आप सफल कर पाए हैं, इसके बारे में कैसे लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं लगातार, और कितने बड़े पैमाने पर, कहाँ तक इसका दायरा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल युवाओं में भी जो घुटनों की समस्या है या दर्द की समस्या है, जॉइंट पेन्स की समस्या है, उनसे लोगों को दो चार होना पड़ता है। तो उसके लिए आप किस तरीके से लोगों को एडवाइस करना चाहेंगे, और फिलहाल जो हमारे दर्शक हमें सुन और देख रहे हैं उनको? देखिए, जैसे मैडम ने बताया और CMH साहब ने बताया, सरकारी लेवल पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेवल पे, ग्रास रूट पे इनके वर्कर हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, लगातार पब्लिसिटी करते हैं, इनके भी कैंप होते हैं। ऐसी प्राइवेट हॉस्पिटल भी मोस्टली, ऑलमोस्ट सभी प्राइवेट हॉस्पिटल रूरल एरिया में जाके अपने कैंप लगाते हैं, जहाँ पे उनके फ्री चेकअप होता है और वहाँ से पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं किस किस के हैं। तो ये जो पेशेंट आइडेंटिफाइड होते हैं, इनको हॉस्पिटल में या अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो वहाँ भी जाते हैं। एक कम से कम अवेयरनेस आती है ऐसे कैंप लगाने से। गवर्नमेंट के लेवल पे भी लगाए जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, लगभग सभी बड़े बड़े हॉस्पिटल भी जो हैं रूरल एरिया में जाके अपने कैंप लगाते हैं, फ्री चेकअप करते हैं, जिससे कई बार उनका आइडेंटिफाई हो जाती है उनकी डिसीज़, और उसके बाद वो अपना इलाज कराने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं भी जाते हैं। तो एक अवेयरनेस तो आ रही है छोटी जगहों पे भी, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि हेल्थ में आपके बड़े शहर में जैसे भोपाल है, यहाँ पे आपके अराउंड 400 हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उतना छोटे शहर में यहाँ से 50 किलोमीटर दूर के पास भी छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, गांव में स्वास्थ्य सेवा नहीं है। तो सरकार की कोशिश है, इसलिए सरकार की जो आयुष्मान योजना है उसने भी प्राइवेट हॉस्पिटल को एक बड़ा नया जीवन दान दिया। आजकल लोग, राजेश जी, बहुत जल्दी बड़े हॉस्पिटल्स का रुख कर लेते हैं, और लगातार डॉक्टर्स और जो चिकित्सक है वो ये कहते हैं और लोगों से अपील भी करते हैं कि अगर ज़रूरत ना हो तो आप बेवजह बड़े हॉस्पिटल्स का रुख ना करें। आप अपने आसपास के क्लिनिक से या फिर अपने आसपास के चिकित्सालय से भी आप वो मेडिसिन ले सकते हैं जब तक आपको रेफर नहीं किया जाता है। तो ये आप भी कहेंगे? बिल्कुल, ये सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, कई जगह छोटे शहरों में भी, लेकिन लोगं का यही है, मैंने पहले ही बताया, लोगों का भरोसा नहीं होता। सरकारी लेवल पे लोगों को भरोसा जीतने की ज़रूरत है, कमिटमेंट की ज़रूरत है कि लोग उन पे भरोसा करें, और करते भी हैं। हेल्थ सेवाएं बढ़ रही हैं, सरकार ने प्राइवेट के तौर पे, सरकारी तौर पे, ANM के तौर पे, आशा कार्यकर्ताओं के थ्रू काफ़ी सारा काम किया है और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बदलाव जो देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है जो सरकार और आम लोग मिलके या प्राइवेट लोग मिलके जो कर पा रहे हैं। ठीक है, और वो एक सामंजस्य और समन्वय भी स्थापित करने की कोशिश जो सरकारों के प्रयास है वो भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजहर जी आपका, राजेश जी आपका, और निशी जी आपका भी। भले आपने थोड़ी देर पहले हमें ज्वाइन किया हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो हमारे बीच में चर्चा हुई है लोगों ने उसको सुना होगा, और किस तरीके से प्रयास किए जा रहे सरकारों के द्वारा और प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा, क्या समन्वय है, कितना बदलाव आया है, और मध्य प्रदेश में चिकित्सा क्षेत्र में कितना काम हुआ है। लिहाजा हर कोई वो सुन और देख पा रहा होगा, समझ भी पा रहा होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए सेशन में। लेकिन आप लोग यहाँ से रवाना हो उससे पहले मैं आपको किताब भेंट करना चाहती हूँ, और इसके मेरे को लगता है कि फिर मुझे तालियों के लिए कहना पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो मौजूदगी दर्ज करवाइए, आप तालियों के साथ इनकी हौसला अफजाई कीजिए। और
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो इसी तरीके से हम लगातार अपना सेशन को आगे बढ़ा ही रहे हैं और उन लोगों से भी हम बातचीत कर रहे हैं, उन तमाम डॉक्टर्स से भी हम बातचीत कर रहे हैं जो लगातार हम जो है बातचीत कर रहे हैं, उनके तमाम चैलेंजेस को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश चिकित्सा के क्षेत्र में आज कितना आगे बढ़ा है, हम उस पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। और आपको बताएं कि यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे, लेकिन इसी तरीके से हमारा सेशन आगे भी बढ़ेगा। आप कहीं मत जाइएगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।